ओके, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे एल्कली मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ तो कर लिए। अब हम लोग इनके बेसिक नेचर को कंपेयर करना सीखेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये बताया था, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज नहीं होगा, इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देना। चलिए, बेसिक नेचर, इन ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ अगर मुझे कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज करते जाता है। ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, कोई पूछे कि सोडियम लिथियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड में किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा? बताइए आप लोग। लिथियम का ज्यादा होगा। हैं? ऊपर से नीचे जाने पे ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे जाने पे ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए आप लोग को मैंने ये भी बताया था कि साइज बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर आप जो है वो अभी अभी बताया कि लिथियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, रुबिडियम ऑक्साइड है, सीजियम ऑक्साइड है। अगर लिथियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, इनका अगर वाटर से रिएक्शन कराओगे, आप लोग वाटर से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाओगे? आप लोग का जो प्रोडक्ट होगा वह करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड होगा। यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड होगा, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड होगा और सीजियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज जैसे जैसे मेटल का बढ़ता जाता है, ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करने की टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है। इजिली जो है वो वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हो जाएंगे। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका भी ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक है। ये ऑर्डर मैंने आप लोग के सामने लिखा है इसका। चलिए, तो इस बिहाफ पे आप लोगों ने ये देखा। अब हम लोग अभी तक एल्कली मेटल देख रहे थे, अब मैं आप लोग को एल्कलाइन अर्थ मेटल बता दूं। एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का देख लिए थे। अभी हम लोग देखेंगे बेरिलियम है या मैग्नीशियम है या कैल्शियम है या स्ट्रोंशियम है। अगर इनका हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये तीनों के चारों एलिमेंट जो होते हैं वह करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और सीजियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। ऐसा क्यों? मैंने आप लोगों को कल कल बताया था कि लार्जर जितना ही कैटायन का साइज बड़ा होगा
एनायन उसके चारों तरफ उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे कि देखो, कल मैंने आप लोग को एक स्टेटमेंट बताया था कि लार्जर इज द साइज ऑफ कैटायन सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि सोडियम जो है वो, सोडियम दो ऑक्सीजन से सराउंडेड था, जबकि लिथियम जो है वो Li2, ये देखो, एक लिथियम आधे ऑक्सीजन से सराउंडेड है, मतलब दो लिथियम के साथ एक ऑक्सीजन है, दो सोडियम के साथ दो ऑक्सीजन है। उसी तरीके से जब पोटेशियम की बारी आती थी तो एक पोटेशियम के चारों तरफ 3 ऑक्सीजन होते थे। तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा, उसे स्टेबलाइज करने के लिए, जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा उसे स्टेबलाइज करने के लिए उतना ही ज्यादा उसके चारों तरफ एनायन की जरूरत पड़ती है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है ये वाली बात? More number of cation is surrounded by more number of anion and more number of anion is surrounded by more number of cation। ये सॉलिड स्टेट में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बोलिए, फुटबॉल वाली कहानी याद है? सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था, भूल गए हो? याद है फुटबॉल फुटबॉल और बलून वाली कहानी। तो जैसे जैसे बलून का साइज बढ़ता चला जाता था, जैसे जैसे बलून का साइज बढ़ता चला जाता था, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे वैसे क्या होता चला जाता था, बढ़ता चला जाता था। तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता चला जाएगा, एनायन भी उसके चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा सराउंडेड होने लगेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। इसीलिए जो है ऊपर से नीचे जाने पे लिथियम ऑक्साइड बनाता था, सोडियम परऑक्साइड बनाता था, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाते थे। अब देखिए एक बात आप लोग समझ लो कि हम लोग जो है वो लिथियम के बाद से कौन आता है? लिथियम के बाद से कौन आता है? बेरिलियम। उसी सोडियम के बाद से कौन आता है? मैग्नीशियम। पोटेशियम के बाद से कौन आता है? कैल्शियम। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में जब इधर से इधर की तरफ जाते हो तो साइज छोटा होता है कि बढ़ता जाता है, बताओ? छोटा। एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज करस्पॉन्डिंग पीरियड में एल्कली मेटल से छोटा होगा, और छोटा होगा तो उसके चारों तरफ नंबर ऑफ एनायन भी छोटे होंगे, कम होंगे, हाँ या ना? हाँ सर। इसीलिए बेरिलियम हो या मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो या स्ट्रोंशियम हो, ये चारों के चारों ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद से ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें केवल बेरियम एक ऐसा कंपाउंड है जो बेरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद से वह परऑक्साइड बनाता है। तो आपसे यह पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इन एल्कलाइन अर्थ मेटल विच फॉर्म दी परऑक्साइड, विच एग्जिस्ट इन परऑक्साइड, कौन परऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट रह सकता है, स्टेबल रह सकता है? तो आप क्या बताओगे? बेरियम। एल्कलाइन अर्थ में, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज तो बढ़ता ही जाएगा ना। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ता जाएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब ये साइज बढ़ेगा तो इसके चारों तरफ एनायन भी ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए बेरियम इज स्टेबलाइज इन फॉर्म ऑफ परऑक्साइड। However, beryllium, magnesium, calcium and strontium form only oxide। कोई डाउट किसी को? तबस्सुम? नहीं सर। और इस ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वह सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, जबकि एल्कली मेटल में आप लोगों ने ये देखा
कि वो पोटेशियम था, रुबिडियम था और सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड बनाते थे, सोडियम परऑक्साइड बनाता था, लिथियम ओनली ऑक्साइड बनाता था। इसका रीजन सिंपल सा है, सिंपल सा इसका रीजन है कि स्मॉलर कैटायन इज सराउंडेड बाय स्मॉलर नंबर ऑफ एनायन while more number of anion is surrounded by larger number of cation, larger size of cation। चलिए, इतनी बातें जानने के बाद से अब हम लोग इसका, वैसे तो आप लोग जान गए ऑक्साइड हो या परऑक्साइड हो, ये दोनों के दोनों डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस होते हैं, जबकि सुपर ऑक्साइड कलर्ड होता था और क्या होता था, पैरामैग्नेटिक होता था। चलिए कुछ बातें और भी बता दें मैं आप लोग को। यहाँ पे ये ऑक्साइड जो होते हैं, यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड हो गया, और अगर बेरियम ऑक्साइड भी बनाता है, परऑक्साइड भी बनाता है, बेरियम परऑक्साइड हो गया। इसमें ये सब के सब बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन ये जो होता है बेरिलियम, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लूंगी। बाकी ये जो होते हैं वह बेसिक नेचर के होते हैं। और ऊपर हाँ हाँ हाँ, हाँ हो गया सर। बेसिक इन नेचर, वैसे मैंने आप लोग बताया था कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। तो इधर से इधर जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, इधर से इधर जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। एक बात और बता दूं आप लोग को, बेसिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ता है, और ये सब के सब वाटर से रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। These all oxide react with water, form the corresponding hydroxide. These all oxide react with water, form corresponding hydroxide. अब मैं आप लोगों को रिएक्शन नहीं लिखूंगा, बस उनका प्रोडक्ट लिखूंगा। बेरिलियम जो होता है वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता, कैल्शियम का ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करने के बाद से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक, बेरियम जो होता है वो बेरियम का परऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करने के बाद से बेरियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता ही है, साथ साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। बेरियम परऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विथ
ice cold water, ice water, it form what? Barium hydroxide प्लस हाइड्रोजन peroxide. अगर ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता तो क्या होता? अगर बेरियम पेरोक्साइड हॉट वाटर से रिएक्शन कराया जाए तो आप लोग बताओ, बेरियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, बेरियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, लेकिन ये हॉट वाटर होने के कारण इसको हीट मिलेगा और ये टूट जाएगा किस में? वाटर और ऑक्सीजन में। तो हॉट वाटर के साथ ये बनाता है। क्यों ऐसा हुआ सबको पता चला? पेरोक्साइड जो हाँ बनेगा सर। वो टूट जाएगा वाटर में और ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। ओके, इसीलिए ये हॉट वाटर से रिएक्शन करके हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं इसका, और ये बना सकते हैं आइस कोल्ड वाटर से, ये वाली बात। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इनकी ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी हम लोग कहाँ पे देखेंगे? तो एक्वस मीडियम में देखेंगे। सॉल्युबिलिटी के बाद से हम नहीं लिखूं कुछ, अगर सॉल्युबिलिटी लिखने के बाद से हम कुछ नहीं लिखे, इसका मतलब आप लोग समझ लो कि वाटर में ही सॉल्युबिलिटी की बात की जा रही है। बेरिलियम, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। ठीक, ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी इनकी बढ़ती जाती है, और ये बेरिलियम का ऑक्साइड जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये इसका रीजन क्या है? ऊपर से नीचे जाने पे इनका लैटिस एनर्जी जो होता है, इनका लैटिस एनर्जी ज्यादा होने के कारण, इनका लैटिस एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। एनर्जी सॉल्युबिलिटी का ट्रिक मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन इस चैप्टर को खत्म करने के बाद से सॉल्युबिलिटी का ट्रिक मैं पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को खत्म करूंगा तो फिर मैं सारे कंपाउंड को लेके इसका ट्रिक बता दूंगा। ओके, बहुत सारे कंपाउंड को लेके सॉल्युबिलिटी डिसाइड करने का। लेकिन अभी देखो, सॉल्युबिलिटी करने का रूल जो होता है वो दो रूल होता है। एक होता है लैटिस एनर्जी, एनर्जी लैटिस एनर्जी बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। एंड दूसरा जो होता है वो हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है।
आप लोग जानते हो कि किसी का लैटिस एनर्जी जितना ही ज्यादा होगा उसे तोड़ना उसका उतना ही मुश्किल होगा। अब हम लोग बेरिलियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो इसकी लैटिस एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं? लैटिस एनर्जी का फार्मूला होता है क्या? चार्ज लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज डिवाइडेड बाय व्हाट? आर प्लस प्लस आर माइनस, है ना? हाँ सर। अब आप लोग देखोगे कि ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता जाता है। बेरिलियम से हो गया, बेरिलियम के बाद से मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता जाता है, चार्ज वही है। तो साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? लैटिस एनर्जी घटेगी। बोलिए। और लैटिस सर एनर्जी अगर घटेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लैटिस एनर्जी घटेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ऊपर से नीचे जाने पे लैटिस एनर्जी घटेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। एक रीजन और आता है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? जिसका हाइड्रेशन जितना ही ज्यादा होता है, ये टूटने के बाद से आयन में टूटेगा, तो जितना ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगा, हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकलेगा, वो उतना ही ज्यादा इसे डिसोसिएट करने में हेल्प करेगा, इसे तोड़ने में हेल्प करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा। अब आप लोग जानते हो कि हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होता है? जिसका साइज छोटा होता है। साइज जिसका छोटा होता है उसका हाइड्रेशन एनर्जी छोटा ज्यादा होगा। तो अब आप लोग देखोगे कि ऊपर से नीचे जाने पे साइज तो बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, हाँ या ना? तो सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पे घटनी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग सोचोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या बोलता है? जो आयन जितना ही छोटा होगा, जो आयन जितना ही छोटा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। हाइड्रेशन अगर ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी है कि साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी हाई है, तो सॉल्युबिलिटी इसकी कम होगी। बोलो। हाँ सर लैटिस होता है। एनर्जी बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी कम होगी, हाइड्रेशन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अब दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब दो फैक्टर आ जाए, दोनों फैक्टर एक, उसके ऑर्डर को हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करते हैं, थ्योरेटिकली डिसाइड नहीं करते हैं। एक्सपेरिमेंटली जो होगा वह एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, मतलब उसको सॉल्युबल किया जाएगा, वाटर में ले जाकर डाला जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सॉल्युबल है ज्यादा और कौन सॉल्युबल है कम। तो जब वाटर में डाला गया तो पता चला कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर रहा है, सॉरी लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी नहीं। तो इसीलिए रीजन दे दिया जाता है कि ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। ठीक है। हाई लैटिस एनर्जी के कारण ऐसा हो रहा है। चलिए, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी हम लोग देख लें थोड़ा सा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी